बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया जा सकता है। 20 जनवरी 2023 को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 20 जनवरी 2020 को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। अब अगले आम चुनाव तक बीजेपी की कमान उनके ही हाथ में रह सकती है। अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन के खबरों के बीच जेपी नड्डा मिशन साउथ पर हैं। वो 2 दिनों के दौरे पर केरल पहुंचे हैं, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गुजरात चुनावों के बीच बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में पूजा पाठ किया। उन्होंने कई दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। वो गांधीनगर में किसानों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं अमित शाह 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 1 अक्टूबर को उनकी राजौरी में जनसभा है और 2 अक्टूबर को बारामूला में रैली होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी के नाम का ऐलान किया। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी जापान यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि शिंजो आबे की इसी साल जुलाई में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जापान रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैं जापान के पीएम और मिसेज आबे को हिंदुस्तानियों की ओर से शोक संवेदना जाहिर करूंगा। हम भारत और जापान की दोस्ती को और गहरा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सफाई कर्मी हर्ष सोलंकी के साथ बैठकर उनके घर खाना खाया। गुजरात दौरे पर केजरीवाल ने हर्ष सोलंकी को अपने घर लंच पर न्योता दिया था। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हर्ष और उनका परिवार दिल्ली पहुंचा था। जब हर्ष अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे तो राघव चड्ढा उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहीं जब हर्ष अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के एक पत्रकार ने पटवारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए याचिका लगाई। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मंगलवार को कोर्ट के सामने सारे संबंधित दस्तावेज मेंशन करें। इस बीच अंकिता मर्डर केस की जांच फुल स्पीड में है। फॉरेंसिक की टीम उस रिसोर्ट में सबूत तलाशने पहुंची जिसे बुलडोजर से गिराने की कोशिश की गई। उधर अंकिता भंडारी के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स के 45 वीडियोस को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बताया कि ये चैनल अपने प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाएं फैला रहे थे, जिसके बाद इन्हें बैन करने का फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को ये जानकारी दी। जिन वीडियोस को प्रतिबंधित किया गया है उन्हें कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख बार देखा जा चुका है और इसमें दावा किया गया है कि सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीन लिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जैकलिन को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस वकीलों के ड्रेस में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। जैकलिन की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है तब तक उनकी रेगुलर बेल कोर्ट में पेंडिंग रहेगी। मामले की सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी। 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर को राहत मिली, लेकिन हरियाणा में भारी बरसात का दौर जारी है। हरियाणा के फतेहाबाद और यमुनानगर में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई तो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। उधर हिमाचल में हो रही बारिश की वजह से पठानकोट में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें हैं। रूस के इजेवस शहर के एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घायल हैं। मारे गए लोगों में 11 छात्र हैं। इन सब की उम्र 11 साल से कम बताई जा रही है। इसके अलावा 2 स्कूल टीचर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल शुरू होने के ठीक बाद एक अनजान शख्स गन लेकर स्कूल में घुसा और बच्चों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उनके प्रतिद्वंदी अक्सर ये मजाक उड़ाते थे उनका कि पहले वो कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ लें, उसके बाद उन्हें भारत जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए।
और जो उनके प्रतिद्वंदी कह रहे थे वो बातें अब एक एक करके सच होती जा रही हैं। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि राजस्थान से शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का झगड़ा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है और शायद कांग्रेस पार्टी में ऐसा पहली बार हो रहा है हाल के दिनों में जब मुख्यमंत्री समेत एक राज्य के ज्यादातर विधायक पार्टी आला कमान या पार्टी हाई कमान या गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं और दिल्ली के नेताओं का राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं के साथ सीधा टकराव हो रहा है। यानी एक पार्टी दिल्ली से चल रही है 10 जनपद से कांग्रेस पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी यानी आप ये कह लीजिए कि उनका जो क्षेत्रीय दल है वो जयपुर से चल रहा है। यानी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तब कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी तोड़ो गतिविधियों में जुटे हुए हैं। आज हम इस राजनीतिक संकट का विस्तार से आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी जगह गांधी परिवार इस पद के लिए अब किस नेता को चुनेगा और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब क्या होने वाला है, सचिन पायलट का क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको इस खबर से जुड़े 5 बड़े और लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं ताकि एक पूरी खबर आपको समझ में आ जाए। पहला अपडेट तो आपके लिए यह है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जिन 2 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा था, अब उन दोनों नेताओं पर गहलोत गुट के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इन दोनों नेताओं के नाम हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये दोनों ही जयपुर गए थे और गए तो ये सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए थे, लेकिन वहां से खाली हाथ लौट कर आए। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने अब से कुछ देर पहले यह आरोप लगाया है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के मकसद से ही जयपुर गए थे, लेकिन उन्होंने इस मिशन को कामयाब नहीं होने दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सोनिया गांधी ने अजय माकन और खड़गे के जरिए जो संदेश राजस्थान में अपने विधायकों को भेजा, उस संदेश को इन विधायकों ने मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरा अपडेट यह है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उन्हें बता दिया है कि उनके पास उन्हें देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और वो जयपुर से खाली हाथ लौट आए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बगावत के बाद से पार्टी हाईकमान और गांधी परिवार अशोक गहलोत से बड़े नाराज है और अब शायद अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तीसरा अपडेट ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की है और ऐसी खबरें हैं कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि कमलनाथ राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थता कराएं। चौथा अपडेट, अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी चाहती थी कि गहलोत और उनका समर्थन कर रहे सभी विधायक एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेजें, जिस प्रस्ताव में यह लिखा हो कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पांचवा अपडेट यह है कि अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 5 नेताओं के नामों पर विचार हो सकता है। ये 5 हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल। इनमें से कोई एक नेता या 2 नेता 30 सितंबर से पहले अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल अपना कर सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल
जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं। उन लोगों को जो मनेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहां पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं। सोनिया गांधी की हर हुक्म को हमने 50 साल तक माना है। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई। इन 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता का चार्ज मेरे पे नहीं लगा। तो कांग्रेस वही गलती कर रही है जो उसने कुछ समय पहले पंजाब में की थी, जहां एक चुने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने हटा दिया था या मजबूर कर दिया था इस्तीफा देने के लिए। अब एक और बड़ा राज्य उनके पास बचा था, वो है राजस्थान, और उसे भी कांग्रेस इस तरह से अब गंवा देगी। आज बड़ी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर इस समय हमें देख रहे होंगे, या गुलाम नबी आजाद जिन्होंने भी हाल ही में अपनी पार्टी, आज ही अपनी नई पार्टी बनाई है कांग्रेस छोड़कर, वो जब देख रहे होंगे तो वो मुस्कुरा रहे होंगे और शायद मन ही मन ये कह रहे होंगे कि इन सारे नेताओं को हमने बड़ा समझाया था उस समय, और आज तब ये नेता हमें समझाते थे और आज इनके साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। इस राजनीतिक घटना में दो बातें बहुत समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि अशोक गहलोत ने बगावत करके गांधी परिवार का भरोसा अब खो दिया है, यानी 2 दिन में सब बदल गया। और दूसरी बात यह कि अगर गांधी परिवार ने अशोक गहलोत पर और ज्यादा दबाव बनाया तो संभव है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी गिर जाए। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास कुल 108 विधायक हैं और इनमें से भी 80 से 85 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, जबकि 20 के आसपास विधायक सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। पहली शर्त तो ये है, क्योंकि उनके मन में ये शंका होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से भी मुझे हटा दें और बाद में मैं पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी ना जीत पाऊं, तो यहां से भी गए और वहां से भी गए। और उनके जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतनी जल्दबाजी में है कि अशोक गहलोत अभी से ही अपना इस्तीफा दे दें। उन्हें इस बात की इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आज के आज ही उन्हें नया मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाना है। वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पहले पार्टी का अध्यक्ष पद का चुनाव हो लेने देते, उसका नतीजा आ लेने देते, और अगर उसमें अशोक गहलोत जीत जाते हैं तब वो नौबत आएगी कि उन्हें एक पद छोड़ना पड़ेगा। तो पहले अशोक गहलोत को जीत लेने देते, उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना देते और उसके बाद फिर उनसे कहते कि अब आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी शर्त जो अशोक गहलोत ने रखी है, सचिन पायलट या उनके गुट के किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने 2020 में पार्टी के खिलाफ बगावत की थी। तीसरी शर्त उन्होंने रखी है, पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाए और फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए नेता का चुनाव हो। हालांकि गहलोत ने ये शर्तें तो गांधी परिवार के सामने रख दी, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनकी बगावत के बाद अब गांधी परिवार उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने ही नहीं वाली है। अब नहीं बनेंगे वो। सोनिया गांधी ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक के रूप में चुनकर जयपुर भेजा, तब उन्हें भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, कल्पना नहीं की थी उन्होंने कि अशोक गहलोत इस तरह से रातों रात पलट जाएंगे, उनके फैसले को मानने से इनकार कर देंगे। असल में सारा विवाद कल शाम 7 बजे शुरू हुआ, जब सोनिया गांधी के निर्देश पर जयपुर में सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक का मकसद कांग्रेस विधायकों को यह बताना था कि अगले मुख्यमंत्री का चुनाव वो नहीं बल्कि गांधी परिवार करेगा, और ये कोई कांग्रेस पार्टी में नई बात नहीं है।
कांग्रेस पार्टी में दशकों से यही होता आ रहा है। कहने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन असली फैसला दिल्ली से ही होता है। आला कमान, हाई कमांड या कह लीजिए गांधी परिवार वो चिट पर लिखकर बताते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा और फिर वही बनता है। और बाहर की दुनिया के लिए, मीडिया के लिए ये कह दिया जाता है कि ये सारा फैसला विधायकों ने खुद किया है। ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, इस बार कुछ नया नहीं है। और अशोक गहलोत भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि वो इतने पुराने सिपाही हैं कांग्रेस के। वो जानते हैं कि कांग्रेस में कैसे मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन जैसे ही ये खबर अशोक गहलोत के गुट के विधायकों को मिली, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, पहुंचे ही नहीं। और अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले 80 से ज्यादा विधायक इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए और ये बैठक एक मजाक बनकर रह गई। इसके अलावा इससे यह संदेश भी गया कि अब कांग्रेस के विधायक भी गांधी परिवार के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस पूरे विवाद के बाद ही गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा देने का फैसला किया और इसकी जानकारी उन्होंने विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को दे दी। अब तक गहलोत गुट के कुल 82 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अशोक गहलोत ने जयपुर से काफी दूरी बना ली है। वो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के जयपुर आने से पहले ही जैसलमेर के लिए निकल गए और जिस इलाके में उन्हें जाना था वो पाकिस्तान सीमा के बहुत पास है, इसलिए उनसे संपर्क करना भी मुश्किल था। यानी अशोक गहलोत जानबूझकर ऐसी जगह चले गए जहां से कोई उनसे संपर्क ही ना कर पाए। अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के खिलाफ बगावत करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें किसी भी तरह दिल्ली में या गांधी परिवार से किसी भी तरह बात करनी ही ना पड़े। जबकि सचिन पायलट का यह कहना है कि वो गांधी परिवार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो 102, 108 एमएलए हैं, इनमें से किसी एक को 17 तारीख के बाद मीटिंग हो, हमारी भावना सुने, उसके बाद कोई फैसला करें, ऐसे नहीं करें। इनमें से एक को बना दे किसी को सीएम। हाँ बना दो, कौन मना कर रहा है? उनमें से नहीं। ये बात जो सच है वो है। हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, ये हमारी मुख्य शर्त है। इसके अलावा तो सामान्य बातें हैं, 19 से पहले हो, 19 के बाद हो। अगर हमें 19 के बाद भी हमारी शर्त यही रहती, 19 से पहले भी हमारी शर्त यह है, इसलिए हमने किसी बात पे कोई एडमेंट हो की बात नहीं की। अपनी बात हमने हाईकमान के जो प्रतिनिधि आए थे उनको पहुंचाने की कोशिश की। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं, तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। घोर अनुशासनहीनता हुई है और इसके अंदर 2-4 लोगों ने विधायकों को जिस तरीके से भ्रमित करके, मिसगाइड करके और एक प्रकार से बंदी बना के उन्होंने जो नोटंकी की है, ये कहीं से ठीक नहीं है। इस्तीफा नहीं दिया, कोई ऐसा कोई कागज दे दिया, वो नोटंकी कर रहे थे वो सारे के सारे। आपका मानना है नोटंकी कर रहे हैं, बट मैं बताना चाह रहा हूँ, विधायक सारे यहाँ बैठे थे, हमारे परशुराम मोरदिया जी वहाँ बैठे थे, कुंदर साहब वहाँ बैठे थे, रामनारायण जी मीणा हमारे वहाँ बैठे थे, दिव्या मदेरणा वहाँ थी, रीटा वहाँ थी, हम यहाँ थे, 40 एमएलए तो इधर बैठे थे। कह रहे थे 92 विधायक उनके पास है सर। वो झूठ बोल रहे हैं। आपने इस्तीफा दिया है क्या? नहीं, मैं तो नहीं दी। आपने इस्तीफा नहीं दिया? नहीं, हमारे को क्यों इनकार होगी? हमारे तो जो हाईकमान फैसला देंगे, सोनिया जी, राहुल जी, तो उनके तैयार है हम तो, उनके लिए, पार्टी के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस की सेवा करेंगे। देखिए, वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहाँ पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लिए तो ठीक है। तो अब देखिए, जैसे जैसे दिल्ली से आला कमान की तरफ से सख्त संदेश जा रहे हैं, विधायकों से लगातार बात की जा रही है और विधायकों को बताया जा रहा है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, तो धीरे धीरे विधायक भी अब पिघल रहे हैं। तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा, कई ऐसे विधायक हैं अब जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। कई ऐसे विधायक हैं अब जो डर गए हैं, क्योंकि आखिरकार पार्टी बड़ी होती है और ये जो लोग विधायक बने हैं, ये पार्टी की वजह से ही विधायक बने हैं। तो जब पार्टी ने यहां से फोन किया होगा
तो अब धीरे 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 विधायक ये कह रहे हैं कि अच्छा आप किसी को भी बना दीजिए, हमें मंजूर है, हमें तो सचिन पायलट भी मंजूर है। इसलिए आने वाले दिनों में ये जो मैच है, राजनीतिक मैच, ये बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाला है कि अब अशोक गहलोत नया जादू क्या दिखाएंगे। अब हम आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाते हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत से 26 साल छोटे हैं, या ये कह लीजिए कि अशोक गहलोत के मित्र राजेश पायलट के पुत्र हैं। एक जमाने में सचिन पायलट के जो पिता थे राजेश पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने साथ में काम किया है। अशोक गहलोत की उम्र है 71 वर्ष, सचिन पायलट की उम्र है 45 वर्ष। अशोक गहलोत को अनुभवी नेता माना जाता है। सचिन पायलट की गिनती तेज तर्रार युवा नेताओं में होती है जो बहुत आकर्षक हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, दिखते अच्छे हैं, टीवी के इंटरव्यूज बड़े शानदार देते हैं, चुनाव प्रचार में भी बहुत अच्छे हैं। अशोक गहलोत देसी आदमी है, इंटरव्यू भले ही अच्छे ना देते हो, भले ही अंग्रेजी ना बोलते हो, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं। वो अपने एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते हैं, वो पूरे राजस्थान में एक एक पंचायत के लोगों को जानते हैं, वो जमीन पर रहकर किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए उनका जो ग्राउंड पर जो होल्ड है वो जबरदस्त है, जो कि सचिन पायलट का नहीं है। अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर 40 वर्षों से भी ज्यादा का है और वो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इन तमाम लोगों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। जबकि सचिन पायलट के पास अनुभव तो कम है, लेकिन वो भी यूपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का चुनाव जीता था, तब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी, यानी पार्टी के अध्यक्ष थे। और तब उनके मन में यह बात जरूर आई थी कि अगर पार्टी अध्यक्ष मैं हूं, तो उन्होंने श्रेय भी खुद लेने की कोशिश की थी और कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए और फिर बाद में उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अशोक गहलोत की गिनती सोनिया गांधी में के विश्वसनीय लोगों में की जाती है, जबकि सचिन पायलट को राहुल गांधी के कैंप का नेता माना जाता है। उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा का भी करीबी माना जाता है। अशोक गहलोत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिसकी वजह से पार्टी, संगठन, नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन सचिन पायलट को इस मामले में कमजोर माना जाएगा उनके मुकाबले, और उनका जमीनी स्तर पर उतना प्रभाव नहीं है जितना गहलोत का है। आगे चलकर हो जाए ये अलग बात है। एक और बात, अशोक गहलोत मूल रूप से राजस्थान के हैं, जबकि सचिन पायलट पर बाहरी होने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि वो असल में राजस्थान के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं और उनका पैतृक गांव दिल्ली के पास नोएडा के पास है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी एक जमाने में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें राजस्थान की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा, दौसा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा, और तभी से उनकी राजनीति राजस्थान पर केंद्रित हो गई थी और वो दौसा से एमपी का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन आज भी राजस्थान कांग्रेस में बहुत सारे नेता सचिन पायलट को बाहरी मानते हैं और उनका विरोध करते हैं। यही एक बड़ी बात है जो कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट के साथ इस समय दिल्ली में बैठा हुआ गांधी परिवार है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि इस राजनीतिक संकट में गांधी परिवार अब कहां खड़ा है। आज कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार सिर्फ अमृतपान करना चाहता है और विषपान को उसने दूसरे नेताओं के लिए छोड़ दिया है। यानी उनकी जो रणनीति है वो ये है कि अब हम पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसलिए जब पार्टी हारेगी तो पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, जो विवाद होगा वो पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, और जब पार्टी जीतेगी तो उसका श्रेय हम ले लेंगे। दूसरा, ताकत भी पूरी हम ही रखेंगे, पार्टी अध्यक्ष तो नाम का होगा, पीछे से रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में ही होना चाहिए। आज कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ये एक और बड़ी बात है। गांधी परिवार आज धरातल की राजनीति से दूर हो गया है। तो बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत तो मान गए कि वो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और बन भी जाएंगे, लेकिन अब अशोक गहलोत के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का अब पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। छोटे जो लोग हैं वो अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए अगर बन जाए अलग बात है। जो छोटे नेता हैं उनको अगर गांधी परिवार बना दे ये सोचकर कि ये हमारे रिमोट कंट्रोल से आसानी से हम इसको चलाते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, उन्हें समझ में आ गई। और जो बड़े नेता इस समय कांग्रेस के हैं, जो क्षेत्रीय
बड़े नेता हैं, जो अपने अपने राज्यों में बड़े नेता हैं, वो अपने राज्यों की पकड़ छोड़कर अब दिल्ली में नहीं आना चाहते। गांधी परिवार की जो राजनीतिक समझ और पकड़ है वो कमजोर हो रही है और गांधी परिवार धरातल से इस समय बहुत दूर चला गया है। गांधी परिवार की जो टीम है, राहुल गांधी ने जो टीम अपनी चुनी है, जो कि इन सारे लोगों को मैनेज करती है, जिस पर वो भरोसा करते हैं, वो टीम खुद इतनी अपरिपक्व है कि वो अशोक गहलोत जैसे सीनियर लीडर्स के साथ, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर लीडर्स के साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने, आप ये कह लीजिए कि इस पूरे केस को उन्होंने बिगाड़ दिया। गांधी परिवार ने राजस्थान में वही गलती की है जो उसने पंजाब में की थी। आपको याद होगा, पंजाब में भी इसी तरह चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया था और उनकी जगह गांधी परिवार के निर्देश पर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। अब आप में से मुझे ये बताइए, लोग, आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, क्या आपको याद है चरणजीत सिंह चन्नी आजकल कहां हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आपको उनका नाम भी याद है? असल में गांधी परिवार को ऐसे नेताओं की तलाश होती है, चन्नी जैसे नेताओं की, और तब भी उन्होंने यही किया और अब वो राजस्थान में भी एक और नया चन्नी ढूंढ रहे हैं, ऐसा चन्नी जो उनके रिमोट कंट्रोल से चलता रहे। और आपको याद होगा, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी तब उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दी थी और नवजोत सिंह सिद्धू, गांधी परिवार ये समझ ही नहीं पाया कि वो टीवी पर बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन वो नेता उतने अच्छे नहीं हैं, मैनेजर उतने अच्छे नहीं हैं। वो टीवी पर आपको हंसा तो सकते हैं लेकिन आपकी वोट नहीं ले सकते। गांधी परिवार ने जो फैसले उस वक्त पंजाब सरकार और पंजाब को लेकर किए थे, उन्हीं की वजह से पंजाब में कांग्रेस चुनाव हारी और अब वही गलती गांधी परिवार राजस्थान में भी कर रहा है। और राजस्थान में अगले साल ही चुनाव होना है 2023 में, और उससे पहले वहां सरकार और पार्टी पूरी तरह से अब बट गई है। ये एक गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए बुरी खबर है और बीजेपी के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। बीजेपी के लिए इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती। गांधी परिवार ने राजस्थान के संकट को समझने में 4 बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती, गांधी परिवार ने यह मान लिया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का बदलाव बड़ी आसानी से हो जाएगा और सारे विधायक उनकी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में गांधी परिवार जी रहा था। दूसरी गलती, गांधी परिवार को उम्मीद थी कि अशोक गहलोत विषपान के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी परिवार सोचता रहा कि जब अमृतपान की बारी आएगी तो हम करेंगे और विषपान की बारी आएगी तो बाकी ये लोग जो है, बाकी नेता ये करेंगे। तीसरी गलती, गांधी परिवार अब भी यही सोचता है कि वो जैसा चाहेगा, जो चाहेगा, पार्टी संगठन से जुड़े नेता और विधायक वैसा ही करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने गांधी परिवार को अब गलत साबित कर दिया है। और चौथी गलती गांधी परिवार से यह हुई कि उसने राजस्थान के संकट को दिल्ली में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने की कोशिश की, जबकि ऐसे संकट धरातल की राजनीति से समाप्त किए जाते हैं और गांधी परिवार इस तरह की राजनीति से अब कोसों दूर है। अब इस समस्या गांधी परिवार की यह है कि वो खुद तो कहीं जा नहीं सकते और उन्हें ग्राउंड जीरो की स्थिति जानने के लिए भी अपने पर्यवेक्षक भेजने पड़ते हैं और उनके जो पर्यवेक्षक हैं, जो उन्हें वो बताते हैं, जो सलाह देते हैं, वो अपने बड़े बड़े बंगलों में और भवनों में बैठकर गांधी परिवार को उन्हीं की बातों के आधार पर अपना आखिरी फैसला लेना होता है और वो आखिरी फैसला कई बार गलत हो जाता है। अब जो स्थिति राजस्थान में बन गई है उसमें अशोक गहलोत के पास क्या विकल्प हैं, अब ये देखिए। पहला विकल्प, गहलोत उनका समर्थन करने वाले विधायकों की मदद से कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना सकते हैं ताकि उन्हें मुख्यमंत्री पद से न हटाया जाए। ये मिनिमम अब वो चाहेंगे, क्योंकि अब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष तो कोई नहीं बनाएगा। इसलिए अब उनके लिए बेस्ट क्या है, वो ये है कि मिनिमम डैमेज के साथ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे पहले थे वैसे ही अभी बने रहें। दूसरा विकल्प, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ अपनी शर्तें कांग्रेस आला कमान के सामने रख सकते हैं, जो कि उन्होंने रख भी दी है। तीसरा, यह भी हो सकता है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और बाद में पायलट को मुख्यमंत्री बनने दें, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आती है। बहुत कम संभावना है, क्योंकि ना तो गांधी परिवार इसके लिए मानेगा और सचिन पायलट के पास क्या विकल्प हैं वो भी देखिए। पहला, वो मुख्यमंत्री बनने की जिद छोड़ दें जैसे पहले उन्होंने छोड़ी थी और 2023 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करें और इस बार अगर उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया तो फिर मुख्यमंत्री की गद्दी उनकी, इसलिए 1 साल और वेट कर लें। 1 साल से भी कम का समय है। दूसरा, राजस्थान की राजनीति छोड़ें और केंद्र में अपनी नई भूमिका तलाश करें।
तीसरा, गांधी परिवार के पूर्ण समर्थन से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हालांकि फिलहाल इसकी कोई संभावना कहीं से भी नहीं दिखती। और चौथा, कुछ महीने और इंतजार कर लें और फिर बीजेपी में शामिल हो जाएं और शायद बीजेपी उनके टैलेंट के साथ कुछ न्याय कर पाए। आज हम आपको अशोक गहलोत के बारे में भी बताना चाहते हैं। देखिए समय का चक्र कैसा होता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, गुलाम नबी आजाद ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था और लंबा उन्होंने पत्र लिखा था गांधी परिवार को, 26 अगस्त 2022 की बात है, और उन्होंने अपने पत्र में यही बातें लिखी थी जो आज हम आपको गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का विशेषण बता रहे हैं। यही बात गुलाम नबी आजाद ने लिखी थी और ये लिखकर उन्होंने कहा, मैं पार्टी छोड़कर बाहर जा रहा हूं, अब आप संभालिए। और यही अशोक गहलोत उस दिन गांधी परिवार के साथ खड़े हुए थे, उनके पीछे खड़े हुए थे और गुलाम नबी आजाद को ये नसीहतें दे रहे थे और कह रहे थे कि आजाद साहब ने बड़ी गलती की है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी से ही बाहर चले गए, ये गलत बात है। तो आज अशोक गहलोत के लिए अपनी वो नसीहत याद करना बड़ा जरूरी है। आप भी देखिए। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी कारण से है, राजीव गांधी कारण से है, नरसिम्हा जी कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती, मैं इतने कह सकता हूँ। तो उस दिन अशोक गहलोत जो कुछ भी कह रहे थे, आज एक्चुअली ये सारी बातें अशोक गहलोत के ऊपर लागू होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब राजस्थान में सरकार पर संकट मंडरा रहा है, तब जयपुर में गहलोत गुट के नेता और विधायक पोलो का आनंद ले रहे हैं, वो खेल के मैदान में है। इन तस्वीरों में आप खेल मंत्री अशोक चांदना को बाकी विधायकों के साथ देख पाएंगे। इनमें स्पीकर सीपी जोशी के अलावा 3 और मंत्री भी हैं और एक निर्दलीय विधायक भी है जो कि वहां पोलो के खेल का मजा ले रहे हैं। अब आप इसे पोलो का खेल भी कह सकते हैं और आप इसे राजनीति का खेल भी कह सकते हैं। अशोक गहलोत की बगावत कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती है और इससे गांधी परिवार की जो स्थिति है और कमजोर होगी और गांधी परिवार की जो पकड़ है पार्टी पर वो भी और कमजोर होगी। हालांकि कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि गहलोत अब अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम अब अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। आज उन्हें गांधी परिवार ने दिल्ली बुलाया, जहां सोनिया गांधी से शाम को उनकी मुलाकात भी हुई है और गहलोत के बाद कमलनाथ अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि गहलोत के बाद अगर कोई एक ऐसा नेता है जिसकी कि पूरे भारत में कार्यकर्ताओं के बीच पहचान है, पकड़ है, जिसके अंदर पार्टी चलाने के गुण हैं, वो कमलनाथ ही हो सकता है। और इस समय जो पसंद है गांधी परिवार की, वो असल में कमलनाथ ही होना चाहिए। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि कमलनाथ खुद इस जिम्मेदारी को संभालना नहीं चाहते और इसकी 2 बहुत बड़ी वजहें हैं कि कमलनाथ क्यों अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। पहली बात तो यह है कि अगले कुछ महीनों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है और नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मुश्किलें पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चुनावों में कांग्रेस पार्टी हारेगी, उसकी हार निश्चित है। तो जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष कोई नया नेता बनेगा, पहले दिन से ही हार की पूरी जिम्मेदारी, यानी उसको पहले दिन से ही विषपान करना पड़ेगा और गांधी परिवार तो अपनी सारी जिम्मेदारी से अलग हट जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि कमलनाथ इस समय मध्य प्रदेश पर अपना पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में उनके मुताबिक कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और अगले चुनाव में उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाएगी। वो आज शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। तो कमलनाथ के लिए बेहतर यह है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताएं अपने दम पर और फिर कांग्रेस की तरफ से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। और यह तभी होगा जब वो दिल्ली ना आए और पार्टी अध्यक्ष ना बने, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष बनने में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं है। अगर कमलनाथ तैयार नहीं हुए तो मुकुल वासनिक हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दिग्विजय सिंह हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और शशि थरूर जैसे कई नेता हैं जो कोई खुद से भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब देखिए ये एक तस्वीर, राहुल गांधी
अभी भी केरल में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। वो आज फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, वो केरल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में भारत कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी इन सब से बहुत निश्चिंत हैं। वो आराम से अपनी पदयात्रा पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं, बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। और इस बीच गहलोत ने एक नया खेला कर दिया है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और फिर तीसरा जो केंद्र है राजनीति का वो है 10 जनपद, जहां पर सोनिया गांधी इन सारी चीजों पर अब फैसले ले रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। और बात सिर्फ ये राजस्थान की नहीं है, इससे कांग्रेस की ऑल इंडिया बदनामी होगी, पूरे देश में उनकी बदनामी होगी और पार्टी पर गांधी परिवार की जो पकड़ है वो और ज्यादा कमजोर होगी, पार्टी और एक्सपोज होगी। और बीजेपी जो कि उनकी प्रतिद्वंदी है, वो अगले चुनाव में जो कुछ अभी हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसका पूरा फायदा चुनाव में वो उठाएगी और वोटर्स को बार बार याद दिलाएगी कि देखिए कांग्रेस में क्या होता है। ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस सवाल का विश्लेषण करेंगे जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, और वो सवाल यह है कि क्या चीन की सेना ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद कर दिया है। ये खबरें आपके पास भी आ चुकी होंगी सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन आपको कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला होगा। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर चल रही है कि 16 सितंबर को जब शी जिनपिंग समरकंद में आयोजित एससीओ समिट से वापस बीजिंग लौटे, तभी से उनकी कोई खबर नहीं है, किसी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा नहीं है। और हो सकता है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने उन्हें आधिकारिक उनके आवास पर या तो गिरफ्तार कर लिया है या फिर नजरबंद कर दिया है। इन तमाम खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर 3 बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहला, चीन में सैन्य तख्तापलट हो गया है, सेना ने विद्रोह कर दिया है और इसके तहत शी जिनपिंग को पीएलए के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। दूसरा, शी जिनपिंग को उनकी सेना ने हाउस अरेस्ट कर लिया है और अब उनकी जगह पीएलए के आर्मी जनरल चीन के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस तरह की अफवाह चल रही है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी शेयर हुआ, जिसमें चीन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं और ये दावा किया जा रहा था कि सेना का ये काफिला राजधानी बीजिंग की तरफ जा रहा है और ये तख्ता पलट होने की निशानी है। तीसरी बात यह थी कि बहुत सारे लोगों ने बीजिंग और दूसरे शहरों के एयर स्पेस के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और ये बताया कि बीजिंग के ऊपर इस समय कोई हवाई जहाज उड़ नहीं रहा है, यानी बीजिंग का जो एयर स्पेस है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि 21 सितंबर को चीन में कुल 60% फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जिससे ऐसा लगता है कि बीजिंग में शी जिनपिंग को वाकई में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या कुछ तो वहां हो रहा है। हमारी टीम ने इन तमाम दावों की आज गहन पड़ताल की है और इस दौरान हमें यह पता चला कि शी जिनपिंग को नजरबंद करने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। अब हम आपको 5 पॉइंट्स बताते हैं कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत क्यों संभव नहीं है और ये सारी खबरें और दावे आखिर क्यों गलत हैं। 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिए आप। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यह नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे वापस लौटने पर होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करना पड़ता है और शी जिनपिंग भी ऐसा ही कर रहे हैं। चीन में होम क्वारंटीन 7 से 14 दिनों का है और शी जिनपिंग 16 सितंबर को ही उज़्बेकिस्तान से लौटे हैं और इस हिसाब से उन्हें 30 सितंबर तक होम क्वारंटीन में रहना है। यानी दुनिया जिसे हाउस अरेस्ट बता रही है, असल में वो एक क्वारंटीन की प्रक्रिया है। दूसरी बात, चीन में सैन्य तख्तापलट मुमकिन ही नहीं है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सेना सरकार के अधीन नहीं बल्कि पार्टी के अधीन रहकर काम करती है और इस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी की एक इकाई है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहते हैं। यह वहां का सबसे बड़ा रक्षा संगठन है और पीएलए के सारे आदेश इसी संगठन से आते हैं और इस संगठन को सारे आदेश कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिए जाते हैं। यानी वहां की जो सेना है वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, देश की सरकार को नहीं। और बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग खुद इस रक्षा संगठन के प्रमुख हैं। चीन में सरकार और सेना का मौजूदा ढांचा ऐसा है कि वहां तख्तापलट हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां सेना से ज्यादा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है। इसके अलावा 2 और बड़े कारण हैं जिनकी वजह से शी जिनपिंग को अभी चीन के राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जा सकता।
इनमें पहला कारण तो यही है कि चीन में एक ही पार्टी का सिद्धांत है और वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे भारत हैं या दूसरे जो लोकतंत्र हैं, आपने देखा होगा वहां तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन यहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पार्टी है और वहां पर वन सिंगल पार्टी सिस्टम है और कोई पार्टी नहीं हो सकती। और इस पार्टी ने वर्ष 2018 में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसके तहत इस शर्त और नियम को हटा दिया गया था कि चीन में किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 साल तक ही रह सकता है। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि शी जिनपिंग तीसरी बार भी चीन के राष्ट्रपति बन सकें और अगले महीने 16 अक्टूबर को इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां महासम्मेलन होने वाला है। अब आप खुद सोचिए, जिस पार्टी में शी जिनपिंग इतने मजबूत हैं, उस पार्टी में उनके खिलाफ बगावत कैसे हो सकती है। बल्कि बड़ी बात तो यह है कि वो और मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। सच यह है कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से शी जिनपिंग के ही नियंत्रण में है और कुछ समय पहले ही उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और चीन के पहले राष्ट्रपति माओ त्से तुंग के बराबर दर्जा दिया जाएगा। यानी अब सही मायनों में चीन न रहकर शी जिनपिंग का देश बन गया है और ऐसे में उनके खिलाफ बगावत लगभग नामुमकिन है। आपके मन में अब दो सवाल और होंगे कि अगर शी जिनपिंग गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनके खिलाफ सेना ने भी बगावत नहीं की है, तो फिर इस वायरल वीडियो में चीन की सेना का इतना बड़ा काफिला कहां जाता हुआ दिख रहा है और बीजिंग और दूसरे शहरों के ऊपर हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ रहे? तो पहला जवाब तो यह है कि चीन में हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी गई थी और हर साल इस मौके पर चीन में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिनमें चीन की सेना द्वारा परेड की जाती है। इसलिए हो सकता है कि यह काफिला परेड के लिए बीजिंग की तरफ जा रहा हो। जहां तक सवाल है बीजिंग के एयर स्पेस में हवाई जहाज न दिखने का, तो यह जानकारी भी आधी अधूरी है। सच यह है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या बहुत कम हो चुकी है और इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। पिछले साल की तुलना में चीन में इस साल विमानों की उड़ान में लगभग 46% की कमी आई है, यानी लगभग आधी फ्लाइट्स रह गई हैं। और ऐसा नहीं कि बीजिंग और दूसरे शहरों के एयर स्पेस में पिछले 3-4 दिनों से ही कोई विमान नहीं ही दिख रहा है, बल्कि सच यह है कि बीजिंग के एयर स्पेस में पिछले लगभग 2 महीनों से ऐसा ही ट्रैफिक है और इसमें मामूली सा अंतर भी नहीं आया है। यानी वहां पहले से ही कम फ्लाइट्स उड़ रही हैं और सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर उन शहरों के हैं जहां के एयर स्पेस में एयर ट्रैफिक पहले से ही बहुत कम होता है। इसलिए यह दावा पूरी तरह गलत है। हमने जहां सिर्फ पिछले 3 दिनों के जो एयर स्पेस का जो स्टेटस है उसे चेक किया, हमने 1 हफ्ता, पिछले 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और पिछले महीने, फिर उससे पिछले महीने सारा स्टेटस चेक किया और उससे ये समझ में आया कि जो इस समय एयर स्पेस में आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। इसके अलावा चीन एक ऐसा देश है जहां फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रतिबंधित हैं और चीन में लोग इसकी जगह वहां के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें भी वीबो वहां पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जैसे हमारे देश में व्हाट्सएप है, ऐसे ही वहां पर वीबो है और लोगों को सिर्फ वीबो ही वहां पर कहा जाता है कि वो इस्तेमाल करेंगे। वर्ष 2020 में हुई गलवान की हिंसक झड़प के बाद जब चीन दुनिया से ये छिपा रहा था कि संघर्ष में उसके भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, तब वीबो पर ही सबसे पहले ये खबरें लीक हुई थी, क्योंकि वीबो पर लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था इस बारे में। लोग एक दूसरे की तस्वीरें शेयर कर रहे थे वीबो पर और ये खबर वीबो से लीक हुई। लेकिन इस बार वीबो पर ऐसी कोई खबर नहीं है कि शी जिनपिंग को वहां नजरअंदाज किया गया है और चीन में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज के भी बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया हाउसेज हैं उनके भी बहुत सारे पत्रकार वहां पर रहते हैं, जो ट्विटर पर खुद ये बता रहे हैं कि चीन में जिस जगह पर शी जिनपिंग का दफ्तर है और जहां बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं उस जगह पर सेना की कोई तैनाती नहीं है और चीन बीजिंग में मुख्य जगहों पर पर्यटकों को आसानी से चीन में देखा जा सकता है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि जब शी जिनपिंग की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर ये सारी खबरें कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? तो इसके पीछे भी शी जिनपिंग का विरोध करने वाली एक लॉबी है। चीन में हाल ही में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों में 2 पूर्व मंत्रियों को मौत की सजा और 4 बड़े सरकारी अफसरों को उम्र कैद की सजा दी गई और ये सभी वो लोग हैं जो शी जिनपिंग के खिलाफ थे। इसलिए हो सकता है कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ जो लॉबी इस समय काम कर रही है उसने ही उन्हें कमजोर करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई हो। इसके अलावा शी जिनपिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लॉबी भी है जो काम करती है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
चाइना के ही हैं, यानी चाइनीज मूल के हैं, लेकिन बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, और वो बाहर दूसरे देशों में रहते हुए भी चीन को अस्थिर करने की कोशिशें करते रहते हैं। वर्ष 1932 में आज महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन 6 दिन और 5 घंटे के बाद तोड़ा था। यह अनशन उन्होंने चुनाव में अछूत माने जाने वाले भारतीयों को उनके हक दिलवाने के लिए किया था। ब्रिटिश सरकार ने तब गांधी जी की मांगें मान ली थी और दलितों के लिए ब्रिटेन के शासन वाले भारत के अंतर्गत विधानसभाओं में कुल मिलाकर 148 स्थान आरक्षित कर दिए गए थे। आज के दिन का जीन्स से बड़ा गहरा संबंध है। आप जीन्स तो पहनते ही होंगे। जीन्स बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी की शुरुआत करने वाले लिवाई स्ट्रॉस का निधन आज ही के दिन वर्ष 1902 में हुआ था। हालांकि जेकब डेविस नामक एक दर्जी ने सन 1871 में ही पहली बार जीन्स बना ली थी। काउबॉयज और खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई जीन्स बाद में पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। जेकब डेविस और लेवाई स्ट्रॉस ने मिलकर 20 मई 1873 के दिन जीन्स का पेटेंट कराया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसे शुरुआत में खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया था, तो क्योंकि ये बहुत रफ और टफ कपड़ा हुआ करता था, और बाद में ये फैशन में आ गई। आज ही के दिन वर्ष 1888 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ब्रिटिश लेखक टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था। और आखिर में आपके लिए उन्हीं का एक कथन, उन्होंने लिखा था, जो बहुत दूर जाने का जोखिम उठा सकते हैं वो ही ये पता लगा सकते हैं कि कोई कितनी दूर जा सकता है।